हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग इतिहास के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए जारी किया गया था। इसमें हम लोगों ने पहले ही एक पार्ट पढ़ लिया है जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है अभिलेखों के दो महत्व बताएं। इसका आंसर होगा इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख होता है। अभिलेख का महत्व, पहला, प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा, उस समय के राजा, उसके प्रशासन और उनके नियमों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन सिंचाई की दो व्यवस्थाओं को बताएं। आंसर होगा हड़प्पाकालीन फसलों की सिंचाई अनेकों प्रकार से की जाती थी। पहला, नहर के द्वारा, जो कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में की जाती थी। दूसरा है जलाशय तथा कुओं के द्वारा, धौलावीरा और लोथल में सिंचाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार को की दो विशेषताएं बताएं। आंसर होगा स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का एक विशेष स्मारक था। इसकी विशेषता देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन था। यह दुर्ग या गढ़ी में बना हुआ था। दूसरा, यह यहाँ पे अनुष्ठानिक स्नान होता था। इसमें छोटे छोटे 8 स्नानागार बने होते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अशोक द्वारा धम्म प्रचार हेतु किए गए दो उपायों का उल्लेख करें। आंसर होगा अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। इसके प्रचार के लिए उसने कई उपाय अपनाए, जिसमें दो उपाय इस प्रकार हैं। पहला, धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति अशोक ने की थी। दूसरा, स्वयं अशोक ने धम्म यात्रा करके लोगों को धम्म के बारे में बताया था और उसने दूसरे लोगों को दूसरे राज्यों में भेज करके वहाँ भी धम्म के बारे में प्रचार करवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। मगध साम्राज्य के उत्थान के दो महत्वपूर्ण कारण बताएं। आंसर देखते हैं। मगध बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसके दो महत्वपूर्ण कारण हम लोग देखते हैं। पहला है मगध का मजबूत सैन्य संगठन। मगध का सैन्य संगठन जो था, जो उस समय तत्काल में सबसे ज़्यादा मजबूत था। उसमें हाथी और लोहे के बने बहुत सारे हथियार थे। दूसरा है मगध के कुशल शासकों का योगदान और आर्थिक संपन्नता भी उसके उत्थान का कारण बना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। किन्हीं दो स्मृतियों का नाम बताएं। आंसर होगा स्मृतियां तो बहुत सारी थी, लेकिन दो का नाम इस प्रकार है। पहला मनुस्मृति और दूसरा विष्णु स्मृति। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाभारत में वर्णित विवाह के विभिन्न प्रकारों में से 4 प्रकार को बताएं। आंसर होगा महाभारत में 2 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। पहला है मान्य और दूसरा है अमान्य। मान्य विवाह वो होता था जिसमें माता पिता की खुशी से वो शादी होती थी, और अमान्य विवाह जिसमें माता पिता का खुशी न हो। इसके दोनों के 4 प्रकार थे। इनमें से हम लोग टोटल 4 प्रकार को देखते हैं। पहला था ब्रह्म और दूसरा था देव, यह मान्य विवाह के अंतर्गत आता था। वहीं असुर तीसरा और चौथा गंधर्व, यह अमान्य विवाह के अंतर्गत आता था। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार के 2 कारण बताएं। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के समय में भद्रबाहु की अगुवानी में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा ये कि राजा के द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन जैन धर्म को मिला, जिसके चलते दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वेद कितने हैं और उनके नाम बताएं। इसका आंसर होगा वेदों की संख्या टोटल 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वां क्वेश्चन।
दक्षिण भारत में विष्णु और शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में विष्णु भक्तों को अलवार यानी कि वैष्णव तथा शिव भक्तों को नैनार यानी कि शैव कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। मुगलकालीन 4 सिक्कों के नाम बताएं। आंसर होगा मुगलकालीन सिक्के तो बहुत थे, इनमें से 4 को हम लोग देखेंगे। पहला है सील और दूसरा है इलाही। ये दोनों सिक्के जो थे वो सोने के थे। तीसरा है दाम और चौथा है जीतल। ये दोनों क्या थे? तांबा के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन। जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा यह दोनों व्यवस्था मुगलकालीन मनसबदारी में आता था, जिसमें जात का मतलब होता था व्यक्तिगत पद या ओहदा और सवार का मतलब होता था घुड़सवार, कि कोई मनसबदार अपने पास कितना घुड़सवार यानी सैनिक रख सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने और क्यों बनवाया था? इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बनवाया गया था। यह विश्व के बड़े दरवाजाओं में से एक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। सिजदा और जमीबोस में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा सिजदा और जमीबोस दोनों ही मुगल काल के राजाओं को अभिवादन करने का तरीका था, यानी कि जब भी राजा अपने दरबार में आते थे तो लोग उनका अभिवादन करते थे सिजदा और जमीबोस, पायबोस ऐसे तरीकों से। सिजदा में राजा के सामने अपने घुटने पे बैठकर जमीन पे सर को झुकाना होता था और पायबोस में राजा के सामने झुककर जमीन को चूमना होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे? वह क्या करते थे? आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक उनको कहते थे जो उस समय सेना के नायक होते थे। वह अपने क्षेत्र में कृषि करवाते थे और खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते थे। राजा इन्हें जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग दे देता था जहाँ पे ये लोग कृषि वगैरह करवाते थे। साथ ही वह वहाँ के कर भी वसूलते थे। अमर नायकों के पास अपनी सेना भी होती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन। विजयनगर आने वाले किसी 2 विदेशी यात्रियों का नाम लिखें। आंसर होगा विजयनगर में तो बहुत सारे विदेशी यात्री आए, जिनमें प्रमुख थे ईरान के बादशाह के राजदूत अब्दुल रज्जाक और रूसी यात्री अफनासी निकिथिन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17वां क्वेश्चन। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के 4 संतों का नाम बताएं। आंसर होगा भक्ति आंदोलन में महाराष्ट्र के बहुत सारे संतों ने योगदान दिया था। इनमें 4 प्रमुख थे। पहला नामदेव, दूसरा तुकाराम, तीसरा रामदास और चौथा ज्ञानेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता थी? आंसर होगा भक्ति आंदोलन वह धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर की सच्ची पूजा, जीवन की बंधनों से मुक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना का रास्ता ढूंढा गया। इसमें ईश्वर और व्यक्ति का आध्यात्मिक जुड़ाव पर जोर दिया गया। धार्मिक कुरीतियों को नकार दिया गया था भक्ति आंदोलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? आंसर होगा भक्ति आंदोलन 2 स्वरूपों में चलाया गया था, जिसमें एक निर्गुण भक्ति थी जिसमें वैसे ईश्वर की उपासना पूजा होती थी जो कि निराकार होता था, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। वहीं सगुण भक्ति वह है जिसमें ईश्वर की उपासना साकार भगवान की होती है, जिसमें मूर्ति की भी पूजा होती है, जैसे राम जी की, कृष्ण भगवान आदि की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां क्वेश्चन। मार्को पोलो कौन था? वह भारत क्यों आया? आंसर होगा मार्को पोलो इटली का एक व्यापारी था और साथ ही वह राजदूत भी था। वह भारत के साथ एशिया में आया रेशम मार्ग के द्वारा होकर के। उसका भारत आने का उद्देश्य भ्रमण था।
वह यहाँ के बारे में जानना भी चाहता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन, इतिवृत्त क्या है? आंसर होगा, मुगल बादशाहों ने अपने शासनकाल को लिखवाना शुरू किया था। वह अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं, अपनी नीतियों आदि को लिखवाते थे। यह कार्य उनके दरबारी इतिहासकार करते थे। इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथों को इतिवृत्त कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन, अल-बिरूनी ने भारतीय अध्ययन में बाधक किन किन तत्वों का उल्लेख किया है? इसका आंसर होगा, अल-बिरूनी को यहाँ अध्ययनों में कुछ तत्व बाधक लगे। वह था यहाँ की भाषा को वह जल्दी नहीं समझ पाना और शब्द भंडार का कम होना। वह हमारी आचार व्यवहार को भी नहीं समझ पाता था, जिसको उसने भारतीय अध्ययन में बाधक माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्ती के किन्हीं दो दोषों को लिखें। आंसर होगा, पहला है कंपनी को घाटा लगना। यह व्यवस्था लागू करते समय जमीन की जांच पड़ताल नहीं की गई, ना ही गुणवत्ता को देखा गया, जिससे कंपनी को घाटा लगता था। किसानों का इसमें शोषण भी होता था। दूसरा दोष ये है, यह गलत व्यवस्था के चलते किसान काफ़ी परेशान हुए। वह अपनी ज़मीन से मालिकाना हक भी खो बैठे थे, क्योंकि उन्हें कर ज़्यादा दे देना पड़ता था। 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती के दो विशेषताओं को लिखें। आंसर होगा, पहला है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती लगने से अनिश्चितता समाप्त होने के कारण बंगाल की आंतरिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया, क्योंकि एक निश्चित टाइम पर यहाँ पे कर देना ही पड़ता था और राजा के पास कर पहुँचता था। दूसरा है कंपनी को निश्चित आय आने लगा और लगान वसूलने का खर्च और परेशानी से बचा जा सका, जिससे कंपनी को फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन, झूम खेती की विषय में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर होगा, यह खेती झाड़ झाड़ियों को काटकर उसको साफ कर करके छोटे भूभाग पे किया जाता था। इस खेती में हल बैल का प्रयोग नहीं होता था। इसमें कुदाल और फावड़े का इस्तेमाल किया जाता था। यह खेती एक जगह पर ज़्यादा दिन नहीं की जाती थी, क्योंकि ज़मीन की उर्वरकता खत्म हो जाती थी। फिर लोग क्या करते थे, दूसरे जगह पे जाते, वहाँ की झाड़ झाड़ियों को काटते और फिर वहाँ पे ये खेती शुरू करते थे। इसमें ज्वार बाजरा की खेती ज़्यादा होती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण लिखें। आंसर होगा, 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण इस प्रकार है, अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय शासकों में असंतोष थी। दूसरा है वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसे हर भारतीय शासक को मानना जरूरी था। अगला है डलहौजी की नीति, जैसे गोद निषेध, यानी कि कोई राजा जिसके पास अपना बच्चा ना हो वो किसी को गोद भी नहीं ले सकता है, और राजाओं का पेंशन बंद कर देना भी यह 1857 के क्रांति का राजनीतिक कारण था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में आप क्या जानते हैं? आंसर होगा, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 30 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भगत सिंह राजगुरु के साथ कई आंदोलन में भाग लिए थे। अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें अंग्रेज न मार सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब और क्यों आया था? इसका आंसर होगा, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। इसका नेतृत्व स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। क्रिप्स मिशन के भारत आने का कारण यह था कि इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का साथ चाहता था। इसके लिए मिशन ने कई लुभावनी प्रस्ताव भी दिए थे, लेकिन भारतीयों ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? आंसर देखते हैं, शिमला सम्मेलन जून 1945 में आयोजित किया गया था। शिमला सम्मेलन में भारत के उस समय की सभी पार्टियों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन वेवेल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किया गया था। यह सम्मेलन असफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? आंसर होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता स्थापित करना था। यह था आप लोगों को 30 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से आप लोगों को मात्र कोई भी 15 क्वेश्चन ही लिखना है, जिसके लिए आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और इसमें से किसी 4 का आंसर आप लोगों को लिखना होगा। यह आप लोगों को 5 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। आंसर होगा जैसे कि हम सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ की धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। हम सब जानते हैं कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, तो यहाँ धार्मिक मान्यताओं में देवियों का स्थान भी हमेशा ऊपर रहा, यानी महिलाओं का स्थान ऊपर रहा था। यहाँ पशुपति यानी कि आद्य शिव, यहाँ पे आद्य शिव लिखा है, आप लोग आद्य शिव की पढ़िएगा, आद्य शिव की पूजा की जाती थी। यहाँ से प्राप्त मोहरों में इन सब की जानकारी मिलती है। यहाँ प्रकृति की पूजा भी की जाती थी, जैसे कि वृक्ष पूजा, नाग पूजा, जल की पूजा भी की जाती थी। यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ व्यापार, पशुपालन, कृषि सबसे प्रमुख थे। साथ ही मनका बनाना, धातुगिरी, बढ़ईगिरी, मोहर बनाना, पत्थर का सामान बनाना जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक संसाधन थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुमेर से हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता वाले आंतरिक व्यापार भी करते थे, जैसे कि सोना, चांदी, सेल खड़ी आदि का व्यापार वो लोग आपस में ही कर लेते थे। कुल मिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। आंसर होगा मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की जानकारी हमें 2 प्रकार से होती है। पहला है साहित्यिक स्रोतों से और दूसरा है अभिलेखों से। मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है, वह नगर प्रशासन की बात करते हुए कहता है कि नगर प्रशासन 30 सदस्यीय बोर्ड करती थी, जिसमें 6 उप समितियाँ बांटी गई थी। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति के हर सदस्य को एस्टिनोमई कहा जाता था। हर सदस्य अलग अलग कार्य को देखता था। हर समिति अलग अलग कार्यों को देखती थी। जैसे शिल्पियों और मजदूरों के लिए एक समिति थी। विदेशी नागरिकों के लिए एक समिति थी, जो देखती थी कि विदेशी नागरिक यहाँ आए हैं तो अच्छे से रहें, उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो। व्यापार वाणिज्य के लिए एक समिति थी। वहीं पे कर वसूलने के लिए भी एक समिति थी और नगर में जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखने के लिए भी एक समिति थी। इसके अलग कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन के बारे में बताता है कि नगर प्रशासन नागरिक या नगराध्यक्ष के हाथों में होता था, जो पूरे नगर का प्रशासन का देखभाल करता था। अशोक के अभिलेखों में भी नगर के प्रधान को नगर व्यवहारिक कहा गया है, जो कि कौटिल्य के नागरिक से मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। आंसर होगा जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लोगों को शिक्षा दी कि जीवन जीने की यह 4 नियमों को आप लोग अपनाएं तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। पहला था सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलें, झूठ का सहारा कभी न लें। दूसरा था अहिंसा, यानी कि कभी भी हिंसा ना करें। तीसरा था अस्तेय, यानी कि चोरी ना करें, किसी भी स्थिति में चोरी बौद्ध धर्म में मान्य नहीं था। चौथा था अपरिग्रह, यानी धन संग्रह न करना, यानी कि ये कहा जाता था कि आप धन को संग्रह न करें, बचाएं नहीं, दूसरों में बांटें, दूसरों की मजबूरियों में आप काम आए। इसके बाद महावीर ने पार्श्वनाथ की शिक्षा में शिक्षकों गलती से हो गया, शिक्षों में एक शिक्षा और जोड़ दी, वो था ब्रह्मचर्य का। जैन धर्म
को मानने वालों के लिए इन 5 बातों का मानना अनिवार्य था। इसको 5 महाव्रत कहा गया है। इन पांचों के अलावा महावीर ने 18 पापों से बचने की भी शिक्षा दी है, जिसमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल कपट आदि था। महावीर ने कहा था, निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। वो कौन कौन था देखते हैं हम लोग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में सभी प्रकार की हिंसा को वर्जित किया गया है। जैन धर्म ने जाति प्रथा को बिल्कुल नकार दिया, वहीं ईश्वर की अस्तित्व को भी नकार दिया गया था। ये लोग जीन को ईश्वर की बराबरी देते थे और ये लोग मानते थे कि जीन की उपासना यानी पूजा करने से ही वो लोग भगवान को पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना कीजिए। इसका आंसर होगा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था से पहले मुगलों ने जागीरदारी व्यवस्था लागू की थी। देखा जाए तो मनसब का अर्थ होता है ओहदा यानी कि पोस्ट। मनसबदारी व्यवस्था में कई प्रकार के मनसब थे। मनसबों की नियुक्ति राजा अकबर खुद करता था और वह जब चाहे उनको हटा भी सकता था, यानी कि किसी भी मनसब को कभी भी हटाया जा सकता है जब उसके काम में कोई कमी या गड़बड़ी देखी जाए तो। मनसबदारों को राजा के द्वारा दिए गए ओहदे के हिसाब से घुड़सवार और सैनिक रखना होता था। मनसबदारों को राजा के द्वारा नगद वेतन भी दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था के चलते अकबर की सेना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। मनसबों के कई प्रकार होते थे। सबसे छोटे मनसब के पास 10 सैनिक होते थे और सबसे बड़े के पास 10,000 से अधिक सैनिक होते थे। अकबर का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। इसको आंतरिक तौर पे सुरक्षित रखने के लिए और बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए भी मजबूत सेना की ज़रूरत थी। इसकी पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था ने कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। आंसर होगा, 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास एक ऐसा समाज बन गया था जिसमें सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां काफ़ी थीं। जाति पाति, छुआछूत का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था। उस समय भारत के अधिकतर भागों में भक्ति आंदोलन चलाया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का ही असर था कि पहले से चली आ रही धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को कमज़ोर करके नए दर्शन को समाज में बढ़ावा मिला, जिसका नतीजा यह हुआ कि मूर्ति पूजा, धार्मिक कुरीतियाँ जो थी वो धीरे धीरे अब निर्गुण और सगुण भक्ति में जगह ले ली थी। समाज और धर्म में बदलाव आना शुरू हो गया था। जाति प्रथा और छुआछूत भी अब कम होने लगा था। निम्न वर्ग के लोगों को, अछूतों को और महिलाओं को भी भक्ति परंपरा में शामिल कर लिया गया। इससे उनका मान सम्मान बढ़ा। कुछ हद तक हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के स्वरूप की विवेचना कीजिए। आंसर होगा, 1857 की क्रांति का स्वरूप कुछ विवादों भरा रहा था, क्योंकि सब लोग एक जैसे इसके बारे में नहीं सोचते हैं। अलग अलग लोगों ने इससे अलग अलग नाम दिया, लेकिन अक्सर इसको सिपाही विद्रोह या गदर कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे आज़ादी की लड़ाई भी कही। वहीं कुछ लोगों ने माना कि यह कृषक सामंती विद्रोह तो कुछ ने जन विद्रोह और मुस्लिम षड्यंत्र भी कहा है। सैनिक या सिपाही विद्रोह इसलिए कहा गया क्योंकि चर्बी वाले कारतूस पर सैनिकों ने विद्रोह किया, जो 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण बना। लेकिन देखा जाए तो सभी सैनिकों ने इस विद्रोह में हिस्सा भी नहीं लिया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहने के पीछे यह कारण था क्योंकि लोग ईसाई धर्म के प्रचार की नीति से काफ़ी परेशान थे। इसको जन आंदोलन भी कहा गया क्योंकि इसमें आम जनता ने बहुत चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का उल्लेख करें। आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के कई कारण थे,
क्योंकि यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई कारण थे। बहुत दिनों से ये सुलग रही थी लोगों के मन में या कांग्रेस या गांधी जी के मन में। सबसे बड़े कारण में से एक था क्रिप्स मिशन से भारतीय लोगों को निराशा हाथ लगना। इस मिशन ने भारतीय लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे साथ छल किया। वो हमें सिर्फ उलझा कर रखना चाहते थे। दूसरा कारण यह था कि बिना भारत के अनुमति के इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध में हमें शामिल कर दिया था, जिससे काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा था। उस समय आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी, जिसके चलते भी आंदोलन करना पड़ा। बंगाल पर जब जापानी आक्रमण तेज होने लगा तो अंग्रेज़ों ने बंगाल से पीछा हटना शुरू कर दिया, जिससे काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। यह भी एक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन होने का। गांधी जी और भारतीय लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ हमें सत्ता दे दें, लेकिन अंग्रेज़ों का रवैया बिल्कुल अलग था, जिसके चलते गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। भारत विभाजन के उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। आंसर होगा, जब भारत का विभाजन अगस्त 1947 को हुआ तब यह घटना भारतीयों के लिए काफ़ी दुखदायी रही। इस विभाजन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, अनेकों कारण थे। सबसे बड़ा कारण मोहम्मद अली जिन्ना का 2 अलग देशों की मांग को माना जाता है, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत। कुछ लोगों ने यह माना कि विभाजन हिंदू मुस्लिम झगड़ों के चलते हुआ है, लेकिन क्योंकि दोनों धर्मों में बहुत दूरियां बढ़ गई थीं। कुछ लोगों ने यह माना कि सांप्रदायिकता काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि 1909 में जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मामला आगे बढ़ा तभी से माहौल खराब होने लगा था, जिसके चलते काफ़ी जानें गई हुई थीं। कुछ लोगों ने भारत विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों को भी जिम्मेदार ठहराया। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत विभाजन की एक परिस्थिति बन गई थी, जिसके लिए अंग्रेज़, कांग्रेस या मुस्लिम लीग किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का ये जो सेशन था समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।